हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपनी पढ़ाई को आगे करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पोएम नंबर 1, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम जो है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं और उन्हें पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पर किस तरीके से नेचर इम्पैक्ट डालता है उसके बारे में है। तो अगर हम बात करें इसके सेंट्रल थीम की, तो इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है, इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। यहाँ पर बात की है इस पोएम के ये जो पोएम है वो एक्सप्रेस कर रही है उन छोटी छोटी चीज़ों की इम्पोर्टेंस जो कि किसी एक व्यक्ति के व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में किस तरीके से फर्क डालती है, किस तरीके से इफेक्ट डालती है। द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लेक्स। अप्रिशिएट मीन्स किसी की तारीफ करना। तो ये जो पोएम है इसमें पोएट जो है वो स्नोफ्लेक्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, विच चेंज हिज मूड। जिन स्नोफ्लेक्स के कारण पोएट का मूड चेंज हो जाता है एंड इट सेव्ड मेनी प्रेशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और वो जो स्नोफ्लेक्स हैं उनके कारण जो उनका मूड चेंज हुआ है, उसके कारण उनके पूरे दिन के जो प्रेशियस मोमेंट हैं वो सेव हो जाते हैं और उनका जो पूरा दिन है वो बेकार होने से बच जाता है। अब इसके बाद हम पोएम करेंगे। पोएम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इसमें पोएट जो हैं वो बहुत ही सैड मूड में थे और सैड मूड के कारण वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। अब वो काफ़ी, उनका मूड जो है वो सैड है, तो वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। इतने में द वे अ क्रो, एक क्रो जो कि एक टहनी पर बैठा हुआ है, वो किसी तरीके से उस ब्रांच को हिला देता है। शुक डाउन ऑन मी। अब जैसे ही वो पेड़ की टहनी हिलती है तो उसके ऊपर जो स्नो फ्लेक्स थे वो एकदम से आकर पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक पेड़ जो होता है उसका मतलब होता है धतूरा। It's a plant or it's a tree from a hemlock tree। तो जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे है और तभी इतने में एक क्रो जो है वो क्या कर रहा है, वो एक ब्रांच को हिला देता है और उस ब्रांच के ऊपर जो स्नोफ्लेक्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैं, वो उस हेमलॉक ट्री से पोएट के ऊपर आकर गिर जाते हैं। अब क्रो जनरली क्रो को ऑमनियस माना जाता है, उनको अपशगुन या डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया जाता है, उनसे रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं किस चीज से? पोएट की सैडनेस से। आगे देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही पोएट के ऊपर वो स्नोफ्लेक्स गिरते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए वो एक प्लेजेंट मूड हो जाता है, प्लेजेंट मोमेंट होता है, जिसके कारण उनके मन में एक हल्की सी खुशी महसूस होती है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड मीन्स अ बैड फीलिंग, अ बैड और अ सैड फीलिंग। तो जैसे ही वो स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरते हैं उनके मूड में एकदम से चेंज आ जाता है और जैसे ही वो मूड चेंज होता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इसमें पोएट कहते हैं कि वो मेरा मूड जैसे ही चेंज हुआ उसके बाद से उस चेंज मूड से जो मेरा बाकी का दिन था वो अब निकलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मूड ठीक है तो जितने भी और प्रेशियस मोमेंट होंगे वो मैं एंजॉय कर पाऊंगा। अगर उस वक्त उनका मूड चेंज नहीं हुआ होता, वो डिसअपॉइंटेड ही होते, सैड ही रहते, तो शायद उनका पूरा जो दिन है वो उसी मूड के साथ निकल जाता। लेकिन अब एक हल्के से छोटे से मोमेंट ने उनके मूड को चेंज कर दिया है। अब उनका मूड जो प्लेजेंट मूड हो गया है, तो
अब उनका जो बाकी का दिन है इट विल ऑल्सो बी चेंज, और वो उसके जो प्रेशियस मोमेंट है वो क्या होंगे, इनको एंजॉय कर पाएंगे। तो वो जो एक छोटा सा मोमेंट था स्नोफ्लेक्स गिरने का, उसने क्या किया, उसके बाकी के पूरे दिन को क्या वेस्ट होने से बचा लिया। आइए अब हम इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस जैसे हिंदी में जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। पोएटिक डिवाइसेस से क्या होता है, जो पोएम है उसकी जो ब्यूटी है वो और ज़्यादा निखर कर आती है। तो इस पोएम में सिर्फ एक, दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, वो यूज़ किया गया है। What is alliteration? Alliteration डिवाइस जो है वो यूज होता है फॉर द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स और फॉर द रेपिटेशन ऑफ दैट अल्फाबेट्स। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ एक जगह पर alliteration यूज हो रहा है, दैट इज saved some। एस एस रिपीट हो रहा है, तो ये जो हमारी लाइन है इसमें क्या है, alliteration है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो से आपका क्या मतलब है? तो द पार्टिकल ऑफ स्नो इज नोन एज dust of snow, or you can say dust of snow is the particles of snow. What does the poet say has changed his mood? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण पोएट का मूड चेंज हो गया था? When those snowflakes fall on him, it changed his mood. जैसे ही वो snowflakes पोएट के ऊपर गिरे, उसका जो मूड था वो चेंज हो गया। How has the poet's mood changed? That moment, that small moment when those snowflakes fall on him, his mood got changed. Now the second question, how does Frost present nature in this poem? इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उन्होंने नेचर को किस तरीके से शो किया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है? The following questions may help you to think of an answer. जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए मदद करेंगे। सो रीड द फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? पोएम्स में ऐसी कौन सी बर्ड्स हैं जिन्हें जनरली यूज किया जाता है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम? क्या आपको लगता है कि क्रो को मेंशन किया जाता है क्या पोएम में? फर्स्ट पार्ट देखें तो जो बर्ड्स जिनका जनरली पोएम में नाम लिया जाता है वो है पैरट, कुकू, मैना, नाइटिंगेल। दीज आर द बर्ड्स विच आर जनरली यूज्ड इन पोएम्स। क्यों? बिकॉज इनका जो सॉन्ग होता है दैट इज वेरी मेलोडियस। लेकिन पोएट ने यहाँ पर क्रो को यूज किया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रो को जनरली सिंबलाइज किया जाता है ऑमिनस चीज के लिए, वो एक अपशगुन दिखाता है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्रो को यूज किया है। क्यों? क्योंकि क्रो का जो सॉन्ग होता है वो बहुत ही जारिंग और मतलब इट्स क्वाइट कैकोफोनी टाइप, बहुत ही अजीब सी आवाज़ होती है, ना मेलोडियस होता है। तो क्रोज आर जनरली नॉट यूज इन पोएम। नेक्स्ट पार्ट, what images come to your mind when you think of a crow? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रो का जो सॉन्ग है वो बहुत ही ज़्यादा जारिंग होता है, मेलोडियस नहीं होता है। इट्स लाइक अ कैकोफोनी, नॉट रिदमिक, नॉट मेलोडियस। अब जैसे ही पोएट ने क्रो को यूज़ किया है, इट शोज़ कि वो एक सैडनेस को सिंबलाइज कर रहा है, एक डिसअपॉइंटमेंट को सिंबलाइज कर रहा है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री लाइक मेपल, ओक और अ पाइन? Hemlock is a poisonous tree or a plant with white small flowers. Why doesn't the poet use another beautiful
tree like maple or oak, because Hemlock and Crow both match the poet's mood, that he was sad and disappointed. Now the third part, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Both hemlock and crow both represent sorrow and evil. हेमलॉक ट्री, जिसे कि धतूरे का पेड़ कहा जाता है, और क्रो, ये दोनों के दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दुख और बुराई को दर्शाते हैं. When you are sad, when you are disappointed, तो इसको इन्होंने सिंबलाइज किया है. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? तो जो dust of snow है वो क्या represent कर रही है? Dust of snow represent the something good, that is of joyful. So you can write down dust of snow represents something very joyful. Why dust of snow? Because dust of snow changed the poet's mood. Now look at the third part or third question. Have there been times when you felt depressed or hopeless? कभी ऐसा हुआ है कि आप भी बहुत ही ज़्यादा sad और depressed feel करते हैं? Yes, there have been more times when I felt sad, and when I am sad and disappointed, when my mood is in a bad mood, when I am in a bad mood. Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? Yes, a lot of times. I had a quarrel with my friend, and that time I went to nature's lab. There I felt so happy that the ambience over there, it changed my mood. So these are the question answer from the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. I hope आपको समझ में आया होगा. For any queries you can comment down. Thank you.